कल्पना कीजिए, एक युवा सम्राट अपने तंबू में अकेला बैठा है, मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में लिखते हुए, जबकि उसकी सेना आराम कर रही है। इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक होने के बावजूद वह विजय या गौरव के बारे में नहीं लिख रहा, बल्कि अपने भीतर की जंग के बारे में लिख रहा है। काम में बाधा ही काम को आगे बढ़ाती है, वह ध्यान से लिखता है। जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता बन जाता है। मार्कस ऑरेलियस को नहीं पता था कि उनकी निजी डायरी 2000 सालों तक बचेगी और लाखों लोगों को प्रेरणा देगी, लेकिन उन्हें यह जरूर पता था कि सच्ची सफलता, जो मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय में भी बनी रहती है, वह भीतर से आती है, और वह इस समझ में अकेले नहीं थे। आज हम 6 प्राचीन रहस्यों को खोलने जा रहे हैं, जो इतनी ताकतवर आदतें हैं कि उन्होंने 2000 सालों तक लोगों की जिंदगी बदल दी है। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग किसी भी हालात में डटे रहते हैं, जबकि बाकी दबाव में टूट जाते हैं? ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, जो हर मुश्किल के साथ और मजबूत बनते हैं। इनका राज क्या है? इसका जवाब एक दर्शन में छुपा है, जिसने सम्राटों से लेकर गुलामों तक को प्रभावित किया। एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो मुश्किलों को अवसरों में बदल देती है। मैं बात कर रहा हूँ स्टोइसिज्म की, लेकिन यह ठंडी, भावना विहीन स्टोइसिज्म नहीं है जिसके बारे में आपने सुना होगा। नहीं, यह असली स्टोइसिज्म है, एक व्यावहारिक दर्शन जिसने इतिहास के महानतम व्यक्तियों को आकार दिया है। और ये सबसे दिलचस्प बात है, जब आप आज के सफलतम लोगों की आदतों का अध्ययन करते हैं, चाहे वे अरबपति उद्यमी हों, चैंपियन खिलाड़ी या बड़े कलाकार, तो आप पाएंगे कि वे अनजाने में इन्हीं प्राचीन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ लोग गलती कर जाते हैं। वे सफलता को एक ऐसी चीज समझते हैं जिसे बाहर जाकर पकड़ा जा सकता है, जबकि स्टॉक्स बेहतर जानते थे। वे समझते थे कि असली सफलता अंदर से शुरू होती है, उन रोजमर्रा की आदतों के जरिए जो आपको भीतर से बदल देती हैं। आदत 1, कड़ी मेहनत। आइए पहली आदत से शुरुआत करें, कड़ी मेहनत। लेकिन जिस तरह आप सोच रहे हैं वैसी नहीं। कल्पना कीजिए प्राचीन चीन में एक युवा आदमी की। हर दिन वह अपने गांव के पास एक विशाल पहाड़ को घूरता। जहां बाकी लोग इसे एक अडिग बाधा के रूप में देखते, वहीं वह इसमें कुछ और देखता। उसने एक फावड़ा उठाया और पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया। लोग हंसने लगे। तुम इस पहाड़ को कभी नहीं हटा पाओगे, यह नामुमकिन है, उन्होंने कहा। वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और जवाब दिया, हो सकता है मैं इसे अपने जीवन काल में पूरा न कर पाऊं, लेकिन हर दिन यह पहाड़ छोटा हो रहा है और मेरी दृढ़ता और मजबूत हो रही है, और मेरे बेटे हैं, उनके बेटे होंगे। इस पहाड़ का कोई चांस नहीं। ये कहानी चीनी इतिहास में मूर्ख बूढ़ा जिसने पहाड़ हिला दिया के नाम से मशहूर हुई। लेकिन ज्यादातर लोग एक बात मिस कर जाते हैं। यह कहानी पहाड़ के बारे में नहीं है, यह उस बदलाव के बारे में है जो हर दिन अपने पहाड़ को तोड़ने से आपके भीतर होता है। एपिक्टेटस, जो एक गुलाम थे और इतिहास के महानतम दार्शनिकों में से एक बने, ने इसे इस तरह कहा, मुझे मत बताओ कि किसी के सिद्धांत क्या हैं, मुझे बताओ कि वह क्या करता है और मैं तुम्हें उसके सिद्धांत बता दूंगा। यहाँ आधुनिक हसल कल्चर गलती कर जाती है। बात यह नहीं है कि आप खुद को थकावट तक काम करें, बात यह है कि आप हर दिन एक उद्देश्य के साथ जुटें, ये जानते हुए कि हर छोटा कदम आपके हालात और आपके चरित्र को नया आकार दे रहा है। थोड़ा सोचिए, हर बार जब आप कठिन रास्ता चुनते हैं, जल्दी उठना, एक और कोशिश करना, एक कठिन बातचीत करना, तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप कुछ ऐसा बना रहे होते हैं जो सफलता से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। आप उस आंतरिक शक्ति को बना रहे होते हैं जो सफलता को अटल बना देती है। आदत 2, धैर्य। अब बात करते हैं दूसरी आदत की, धैर्य। लेकिन मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपने शायद ही पहले सुनी हो। यह कहानी अरबी साहित्य का रुख बदलने वाले एक व्यक्ति की है। अल मुतनब्बी, जिन्हें आज अरब जगत का सबसे महान कवि माना जाता है, ने अपने युवावस्था के कई साल सीरिया के रेगिस्तानों में भटकते हुए बिताए। वह सिर्फ प्रेरणा की तलाश में नहीं थे, बल्कि सबसे कठिन तरह का धैर्य सीख रहे थे। रेगिस्तान में बेदुइन कबीलों के साथ रहते हुए उन्होंने देखा कि वे पृथ्वी के सबसे कठोर वातावरण में कैसे जीवित रहते हैं। उन्होंने महसूस किया कि रेगिस्तान को आपकी समय सीमा से कोई मतलब नहीं है। वहाँ धैर्य एक गुण नहीं, बल्कि जीवित रहने की जरूरत है। सालों बाद जब उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध पंक्तियां लिखी, तो उन्होंने सिर्फ कविता नहीं रची, उन्होंने सफलता का एक ऐसा सच उजागर किया जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते। रेगिस्तान मुझे अच्छे से जानता है, रात, सवार लोग, युद्ध और तलवार, कागज और कलम। ये पंक्तियां वास्तव में क्या कह रही थी? यह कि महारत, सच्ची और स्थायी सफलता तब मिलती है जब आप प्रतीक्षा, सीखने और अंतहीन तैयारी को अपना लेते हैं। जिस तरह रेगिस्तान के लोग जानते थे कि रेत के टीलों को तेजी से पार करने की कोशिश केवल उनके ऊंटों को थका देगी, उसी तरह आपको समझना होगा कि सफलता की ओर भागने से
आप उससे और दूर जा सकते हैं। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने ऐसी चिट्ठियां लिखी जो पीढ़ियों को प्रभावित करती रहीं। एक में उन्होंने लिखा, कोई भी अच्छी चीज अपने मालिक को तब तक खुश नहीं कर सकती जब तक वह उसे खोने के लिए तैयार न हो। सोचिए, सच्ची सफलता वह जो आपको इसे खोने के डर से परेशान नहीं करती, उस धैर्य की मांग करती है जो ऐसी नींव बनाने के लिए जरूरी है जो कभी डगमगाए नहीं। हर रातों रात मिली सफलता की कहानी पर ध्यान दीजिए। अगर गहराई से देखें तो आप पाएंगे कि उसके पीछे सालों की धैर्यपूर्वक तैयारी छुपी है। वह उद्यमी जो अचानक मशहूर हो गया, उसने 5 साल प्रयोग और असफलता में बिताए। वह कलाकार जो अचानक कामयाब हो गया, वह उस समय अभ्यास कर रहा था जब बाकी लोग सो रहे थे। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, धैर्य निष्क्रिय नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बैठकर सफलता का इंतजार करें। यह प्रक्रिया में खुशी ढूंढने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि जो भी कौशल आप अभी सीख रहे हैं, जो भी रिश्ते आप बना रहे हैं और जो भी छोटी छोटी जीत आप हासिल कर रहे हैं, वे सभी मिलकर कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसकी कल्पना आप अभी नहीं कर सकते। स्टोइक दर्शन में समय को समझने का एक अद्भुत तरीका था। वे समय को एक नदी की तरह देखते थे जो लगातार बहती रहती है। आप पानी को पकड़कर उसे तेज नहीं बहा सकते, लेकिन आप बेहतर जहाज बना सकते हैं, बेहतर उपकरण तैयार कर सकते हैं और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। तो खुद से पूछिए, जो कुछ भी आप अभी अनुभव कर रहे हैं, वह संघर्ष, वह असफलताएं, वह धीमी प्रगति, क्या यह आपकी सफलता में देरी कर रहा है या फिर यह आपको ऐसी सफलता के लिए तैयार कर रहा है जिसे आप इस तैयारी के बिना संभाल नहीं पाते? याद रखिए, वही गर्मी जो मक्खन को पिघला देती है, स्टील को मजबूत बनाती है। आपकी चुनौतियां आपके दुश्मन नहीं हैं, वे ऐसे औजार हैं जो आपको एक ऐसे व्यक्ति में ढाल रही हैं जो सफलता को संभाल सके जब वह आपके पास आए। आदत 3, त्याग। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे अक्सर सफलता के गुरु बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं, त्याग। तीसरी आदत जो स्टोइक विचारधारा को मानने वालों को सपने देखने वालों से अलग करती है। एक प्राचीन जापानी कहानी है। एक युवा समुराई एक जैन मास्टर के पास गया सफलता का रहस्य सीखने के लिए। मास्टर ने उसे चाय पर बुलाया। दोनों बैठे और मास्टर ने समुराई के कप में चाय डालनी शुरू की। कप भर गया, फिर छलकने लगा। इसके बावजूद मास्टर चाय डालते रहे। अंततः समुराई से रहा नहीं गया। उसने कहा, मास्टर, ये कप तो भर चुका है, अब इसमें और चाय नहीं आएगी। मास्टर मुस्कुराए और बोले, तुम भी इस कप की तरह हो, अपनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और विचारों से भरे हुए। जब तक तुम खुद को खाली नहीं करोगे, नई चीजें कैसे सीखोगे? यह कहानी सिर्फ सीखने के बारे में नहीं है, यह उस मूलभूत सत्य पर रोशनी डालती है जो हर सच्चा सफल व्यक्ति समझता है। कुछ नया पाने के लिए पहले आपको कुछ पुराना छोड़ना होगा। एपिक्टेटस ने इसे बड़ी खूबसूरती से कहा था, अगर तुम सुधार चाहते हो तो मूर्ख और अज्ञानी कहलाने के लिए तैयार रहो। जरा सोचिए, क्या आप खुद को मूर्ख दिखने देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ नया सीख रहे हैं? क्या आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने वर्तमान पहचान को त्यागने के लिए तैयार हैं ताकि उस व्यक्ति में बदल सकें जो आप बन सकते हैं? लेकिन यहाँ पर लोग त्याग का गलत मतलब निकालते हैं। वे सोचते हैं कि त्याग का मतलब है उन चीजों को छोड़ना जो उन्हें पसंद है। असल में त्याग का मतलब यह नहीं है। सच्चा त्याग वह है जब आप किसी और चीज से इतना प्यार करते हैं कि बाकी चीजों को छोड़ना स्वाभाविक लगता है। प्राचीन अफ्रीका से एक कहानी है जो इसे बेहतरीन तरीके से समझाती है। माली के राजा मनसा मूसा, जिन्हें मानव इतिहास का सबसे धनी व्यक्ति माना जाता है, अपने राजत्व से पहले ज्ञान के विद्यार्थी थे। उनके शिक्षकों ने उन्हें एक सच्चाई बताई जिसने उनका जीवन बदल दिया। जो पक्षी ऊंचा उड़ना चाहता है उसे पहले डाली को छोड़ना होगा। सोचिए, वह डाली बुरी नहीं है, वह आरामदायक है, सुरक्षित है, लेकिन अगर आप कभी उसे नहीं छोड़ेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। आधुनिक शोध भी इसे समर्थन देता है। अध्ययन बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से उन चीजों को पकड़ कर रखता है जो हमारे पास हैं। इसे एंडाउमेंट इफेक्ट कहते हैं। हम उन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो हमारी हैं, भले ही वे हमें आगे बढ़ने से रोक रही हों। लेकिन स्टोइक इस सच्चाई को गहराई से समझते थे। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी में लिखा, फैसले को छोड़ दो, मुझे चोट पहुंची है, इस सोच को छोड़ दो और खुद चोट भी चली जाएगी। ये भावनात्मक त्याग के बारे में है, उन कहानियों को छोड़ देना जो हम खुद को सुनाते हैं और जो हमें छोटा बनाए रखती हैं। लेकिन अब इसे व्यावहारिक बनाते हैं। इसका आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सफलता आपसे यह स्पष्टता मांगती है कि आप क्या छोड़ने को तैयार हैं। यह हो सकता है सुबह देर तक सोने का आराम, उस नौकरी की सुरक्षा जो अब आपकी काबिलियत से छोटी हो चुकी है, वह पहचान जहां आप कभी असफल नहीं होते क्योंकि आपने कभी ईमानदारी से कोशिश ही नहीं की। स्टोइक एक शक्तिशाली सवाल पूछते थे, आप किन चीजों को पकड़े हुए हैं जो आपको पीछे रोक रही हैं? अब आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आप उस डाली को छोड़ने के लिए तैयार हैं
ताकि आप अपने जीवन की असली उड़ान भर सकें। आदत 4, स्थिरता। अब बात करते हैं चौथी आदत की। त्याग का कोई अर्थ नहीं है अगर उसमें स्थिरता नहीं हो। त्याग के साथ स्थिरता जोड़ने पर ही असली जादू होता है। प्राचीन चीन से एक बेहद दिलचस्प कहानी है, बांस के पौधे की वृद्धि का रहस्य। जब इसे लगाया जाता है, पहले 4 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं। किसान को लगातार खाली जमीन को पानी देना होता है, उसकी देखभाल करनी होती है। असल में उन 4 सालों में बांस जमीन के नीचे अपनी जड़ों का जटिल नेटवर्क तैयार कर रहा होता है और फिर 5वें साल में अचानक बांस 90 फीट ऊंचा हो जाता है, सिर्फ 6 हफ्तों में। अब सवाल उठता है, क्या बांस ने 90 फीट सिर्फ 6 हफ्तों में बढ़ा या पूरे 5 सालों में? यहीं पर अधिकतर लोग स्थिरता को समझने में गलती कर बैठते हैं। वे सिर्फ बांस की ऊंचाई को देखते हैं, लेकिन उन 4 सालों की मेहनत और अदृश्य विकास को नजरअंदाज कर देते हैं। स्टोइक विचारधारा के संस्थापक जैनों ने इस सिद्धांत को एक अनोखे रूपक के माध्यम से समझाया। उन्होंने कहा कि दर्शन शास्त्र और किसी भी उत्कृष्टता की खोज एक उपजाऊ खेत की तरह होनी चाहिए, सुंदर फूलों के बगीचे की तरह नहीं, बल्कि ऐसा खेत जो लगातार पोषण देने वाली फसलें उगाए। आधुनिक विज्ञान भी स्थिरता के इस महत्व को साबित करता है। जब भी आप कोई कार्य बार बार दोहराते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क में नर्वल पथों को मजबूत करते हैं। इसे माइलिनेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया आपके मस्तिष्क की कच्ची सड़क को एक सुखद पक्की सड़क में बदल देती है। जितना अधिक आप इसे दोहराते हैं, उतनी ही सड़क और भी चिकनी और तेज हो जाती है। स्टोइक इस विज्ञान को नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने इसे अपने अवलोकन के माध्यम से समझा। मुसोनियस रूफस, जिन्हें रोमन सुकरात कहा जाता है, ने कहा था, आदत अभ्यास से मजबूत होती है और बार बार अभ्यास इसे और भी मजबूत बना देता है। उन्होंने सिखाया कि उत्कृष्टता कोई एक बार किया गया कार्य नहीं है, बल्कि एक आदत है जो अनेकों दोहराव से बनती है। स्थिरता का एक और सुंदर उदाहरण हमें नेटिव अमेरिकन परंपरा से मिलता है। एक बुजुर्ग अपने पोते को 2 भेड़ियों की कहानी सुनाते हैं। हर इंसान के भीतर 2 भेड़िए लड़ रहे हैं। एक भेड़िया डर, गुस्से और आत्मसंदेह का प्रतीक है। दूसरा भेड़िया साहस, दयालुता और धैर्य का प्रतीक है। पोता पूछता है, कौन सा भेड़िया जीतता है? बुजुर्ग जवाब देते हैं, वही जिसे तुम लगातार भोजन देते हो। ये हमें स्थिरता की एक महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाता है। स्थिरता का मतलब परफेक्शन नहीं है, बल्कि परसिस्टेंस है। स्टोइक इसे पथ पर लौटने का अभ्यास कहते थे। वे जानते थे कि कभी कभी वे अपने सिद्धांतों से भटकेंगे, लेकिन कुंजी यह थी कि गिरने के बाद वापस उठें। जरा पानी को पहाड़ से बहते हुए देखिए, वह कभी सीधी रेखा में नहीं बहता। वह बाधाओं के चारों ओर बहता है और अपने गंतव्य की ओर बढ़ता रहता है। यही सच्ची स्थिरता है। एपिक्टेटस ने इसे खूबसूरती से व्यक्त किया, चीजें वैसी होने की चाह मत रखो जैसी तुम चाहते हो, बल्कि यह चाहो कि चीजें वैसी ही हों जैसी वे वास्तव में हैं। तब तुम्हारा जीवन सहजता से आगे बढ़ेगा। अब सोचिए, स्थिरता का मतलब सिर्फ एक ही चीज बार बार करना नहीं है। इसका मतलब है अपने सबसे अच्छे रूप में बने रहना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब आप थके हुए हों, जब आप निराश हों, जब कोई देख ना रहा हो, यही वे पल हैं जो आपकी स्थिरता को परिभाषित करते हैं। जापानी संस्कृति में काइजन का विचार है, छोटे निरंतर सुधार के माध्यम से प्रगति। लेकिन एक और गहरा सिद्धांत है जिसे दानारी कहते हैं, अपने जीवन से फालतू चीजों को हटाना, ताकि आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो वास्तव में मायने रखती हैं। जब आप इन विचारों को स्टोइक ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, तो आपको कुछ शक्तिशाली मिलता है। ये समझ कि स्थिरता का मतलब अधिक चीजें करना नहीं है, बल्कि सही चीजों को बार बार पूरी लगन और ध्यान से करना है। अब इस खंड को समाप्त करते हुए आपसे एक सवाल, वह कौन सा छोटा कार्य है जो अगर आप नियमित रूप से करें तो अगले साल में आपका जीवन बदल सकता है? और उसे लगातार करने के लिए आपको क्या त्याग करना होगा? याद रखें, असाधारण उपलब्धियों का रास्ता साधारण दिनों से बनता है, जो लगातार आपकी चुनी हुई दिशा में निवेश किए जाते हैं। आदत 5, अनुशासन। अब हम 5वीं आदत पर पहुंचते हैं, अनुशासन। लेकिन यहाँ अनुशासन का मतलब वह नहीं है जैसा आप सोच सकते हैं। स्टोइक दार्शनिकों ने अनुशासन के बारे में एक गहरी समझ विकसित की थी, जो आज की आधुनिक सेल्फ हेल्प में अक्सर छूट जाती है। आइए प्राचीन ग्रीस की एक कहानी से शुरू करें। आपने ओडिसियस की कहानी सुनी होगी, जो ट्रोजन युद्ध के बाद अपने घर की ओर लंबे सफर पर निकला था। लेकिन इस कहानी का एक हिस्सा हमारे लिए खास मायने रखता है। जब ओडिसियस सायरन के द्वीप के पास पहुंचा, तो उसने एक अद्भुत काम किया। सायरन का गीत इतना मोहक था कि यह नाविकों को उनके विनाश की ओर खींच लेता था। लेकिन ओडिसियस ने सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं किया। उसने अपने साथियों से कहा कि वे उसके कानों में मोम भर लें और उसे जहाज के मस्तूल से बांध दें। उसने एक ऐसा अनुशासन बनाया जिसमें असफलता लगभग असंभव हो गई। यह कमजोरी नहीं थी, यह बुद्धिमत्ता थी। सही अनुशासन क्या है? यह हर पल संघर्ष करने के बारे में नहीं है। यह अपने जीवन को इस तरह व्यवस्थित करने के बारे में है कि सफलता लगभग स्वाभाविक हो जाए। स्टोइक
दार्शनिक एपिक्टेटस, जिन्होंने गुलामी से शुरुआत की और इतिहास के सबसे महान शिक्षकों में से एक बने, ने इसे इस तरह कहा, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है जो अपने आप का स्वामी नहीं है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है, एपिक्टेटस ने सिखाया कि आत्म स्वामित्व हर पल खुद से लड़ने से नहीं आता, बल्कि अपनी प्रकृति को समझने और उसके साथ काम करने से आता है। एक और प्रेरणादायक कहानी, पाइथागोरस की बेटी डीमो को उनके पिता ने अपने पांडुलिपियां सौंपी और वादा लिया कि वह उन्हें कभी बेचेगी नहीं। डीमो ने गरीबी में अपना पूरा जीवन बिताया, लेकिन अपने पिता की इच्छा का पालन किया। उसने कहा, मैं गरीबी में मरना पसंद करूंगी, लेकिन अपने पिता की इच्छा का पालन न करना नहीं। ये सिर्फ हठधर्मिता नहीं थी, ये उद्देश्य की इतनी स्पष्टता थी जिसने अनुशासन को स्वतः स्फूर्त बना दिया। आधुनिक मनोविज्ञान इसे चॉइस आर्किटेक्चर कहता है, अपने परिवेश को इस तरह से तैयार करना कि अच्छे निर्णय लेना स्वाभाविक बन जाए। स्टोइक 2000 साल पहले ही इसे समझ चुके थे। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा कि वह अपने बिस्तर को जमीन पर रख देते थे ताकि लंबे समय तक सोने का लालच न हो। उन्होंने अपनी आराम की इच्छा से लड़ाई नहीं की, उन्होंने विकल्प ही हटा दिया। यहीं पर लोग अनुशासन को गलत समझते हैं। वे इसे प्रतिरोध मानते हैं, हर चीज को ना कहने का अभ्यास। लेकिन असली अनुशासन हाँ कहने के बारे में है, किसी बड़ी चीज के लिए। ये एक नजरिए के बारे में है जो इतनी प्रेरक हो कि वह आपको खींचकर आगे ले जाए, बजाय इसके कि आपको खुद को धक्का देना पड़े। चीन की एक प्राचीन कहानी पर विचार करें। प्रसिद्ध धनुर्धर यी से किसी ने पूछा, अगर आप निशाना चूक गए तो क्या होगा? यी ने जवाब दिया, एक मास्टर धनुर्धर लक्ष्य को लेकर चिंतित नहीं होता, वह अपने फॉर्म को सही करने की चिंता करता है। फॉर्म को सही करो और लक्ष्य पर निशाना लगाना स्वाभाविक हो जाएगा। यही है असली अनुशासन। ये इच्छा शक्ति के संघर्ष से नहीं, बल्कि समर्पित अभ्यास के स्वाभाविक प्रवाह से आता है। जब आप इसे समझ जाते हैं तो अनुशासन सजा होने के बजाय मुक्ति बन जाता है। लेकिन अनुशासन का एक और पहलू है जो स्टोइक दर्शन को खास बनाता है। ये सिर्फ कर्मों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, यह प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के बारे में है। एपिक्टेटस ने सिखाया, ये मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, जो मायने रखता है वह यह है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ये मन का अनुशासन है और यह शारीरिक अनुशासन से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तो सवाल यह है, क्या आप खुद के लिए ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जो आपकी असफलता को कठिन और सफलता को आसान बना दें? और क्या आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर काम कर रहे हैं ताकि आपका मन हमेशा शांत और अनुशासित रहे? इसी से अब हम पहुंचते हैं अंतिम आदत पर। आदत 6, आत्मविश्वास। लेकिन यह उस प्रकार का आत्मविश्वास जैसा नहीं है जिसे आज की सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। यह कुछ बहुत गहरा है, जिसे स्टोइक स्वावलंबन कहते थे। यह वह अडिग विश्वास है जो आपकी अपनी क्षमताओं और मूल्य को जानने से आता है। ज़ैनब अल गंजाली की कहानी से प्रेरणा लें। वह 20वीं सदी की एक मिस्र की एक्टिविस्ट थी जिन्होंने अपने विचारों के कारण वर्षों जेल में बिताए। अपने सबसे कठिन क्षणों में उन्होंने पैगंबर यूसुफ की कहानी याद की। यूसुफ ने कहा था, यहाँ तक कि जेल में भी मेरे रब ने इसे मेरे लिए अच्छा बनाया है। यह अंधी आशावादिता नहीं थी, ये एक गहरा आत्मविश्वास था जो इस समझ पर आधारित था कि बाहरी परिस्थितियां आपके मूल्य को परिभाषित नहीं करती और न ही आपकी संभावनाओं को सीमित करती हैं। स्टोइक्स ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। सेनेका ने लिखा, जो व्यक्ति पहले ही से डरकर दुख सहता है वह अनावश्यक रूप से अधिक कष्ट उठाता है। असल आत्मविश्वास क्या है? यह नहीं है कि आप हमेशा सफल होंगे, बल्कि यह है कि आप असफल हो जाएं तो भी आप ठीक रहेंगे। सोचिए, अधिकांश लोगों का आत्मविश्वास उनकी सफलताओं पर आधारित होता है, लेकिन सच्चा और टिकाऊ आत्मविश्वास तब आता है जब आप असफलताओं का सामना करते हैं और महसूस करते हैं कि वे आपको बर्बाद नहीं कर सकती। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर खड़े होते हैं तो आप न केवल अपनी पुरानी स्थिति में लौटते हैं, बल्कि एक मजबूत और लचीला आत्मविश्वास विकसित करते हैं। स्टोइक्स का एक अभ्यास, वे नियमित रूप से गरीबी का अभ्यास करते थे, ऐसी असुविधाओं का अनुभव करना जिन्हें वे झेल सकते थे। क्यों? क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप सबसे बुरी स्थिति को झेल सकते हैं तो आप उससे डरना बंद कर देते हैं। आपका आत्मविश्वास अडिग हो जाता है क्योंकि वह अनुभव पर आधारित होता है, न कि उम्मीद पर। 6 आदतों का संगम। अब जब हम इन 6 आदतों, कठिन परिश्रम, धैर्य, बलिदान, निरंतरता, अनुशासन और आत्मविश्वास को एक साथ लाते हैं तो हम एक अद्भुत चीज देखते हैं। ये आदतें अलग अलग गुण नहीं है, ये एक ही हीरे के विभिन्न पहलू हैं। हर आदत दूसरी को मजबूत करती है। कठिन परिश्रम आत्मविश्वास का निर्माण करता है, धैर्य निरंतरता को संभव बनाता है, बलिदान अनुशासन को मजबूत करता है। ये सभी मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो इनके जोड़ से कहीं अधिक बड़ा है। मार्कस ऑरेलियस की कहानी याद करें। जब वह मोमबत्ती की रोशनी में लिख रहे थे तो वह सिर्फ एक आदत का अभ्यास नहीं कर रहे थे,
वह इन सभी 6 आदतों को जी रहे थे, आत्मचिंतन के कठिन परिश्रम में जुटे थे, रोजाना ज्ञान प्राप्त करने का धैर्य रख रहे थे, विकास के लिए आराम का बलिदान दे रहे थे, दैनिक अभ्यास में निरंतरता बनाए हुए थे, सच्चाई का सामना करने के लिए अनुशासन दिखा रहे थे और यह विश्वास रखते थे कि उनके प्रयास मायने रखते हैं, भले ही कोई और उन्हें कभी न देखे। आपकी चुनौती क्या है? इन सभी आदतों को एक साथ अपनाने की कोशिश मत कीजिए। एक से शुरुआत करें। शायद वह सुबह अपना बिस्तर ठीक करना है, अनुशासन का एक छोटा सा कार्य। शायद वह 10 मिनट शांत चिंतन में बिताना है, धैर्य का अभ्यास। या शायद वह अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर वह महत्वपूर्ण बलिदान करना है। याद रखें, सफलता कोई घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। जैसे एक तितली अपने कोकून से